छोटी छोटी कोशिशों से होता है बदलाव, थोड़ा थोड़ा मरहम एक दिन भर जाता है घाव। नाम में पूरापन जैसा कोई चीज नहीं होती है। हमारे सोसाइटी में एक प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी जो रिलीजन है, जो अपनी अपनी जात है, जो कास्ट है, उसको अपनी आइडेंटिटी बना देते हैं। सभी जातियों के लिए गर्व हासिल भी नहीं है। हर कला, हर आर्ट जनता के नाम एक प्रेम पत्र है। काशी में मरने पर स्वर्ग मिलता है, ये इतना स्थापित था कि लोग मरने के समय काशी चले जाते थे। जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं लखनऊ में या लखनऊ के बाहर अगर आप जाएं, तो पहले जो क्राउड होता था और अब जो क्राउड है उसमें बहुत डिफरेंस आ गया है। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनको मालूम भी नहीं है कि कौन सा लेखक जिंदा है, कौन मर चुका है। आर्ट के नाम पे कि फिल्मी चेहरा होगा तो लोग देखने आएंगे, वरना कोई देखने ही नहीं आएगा, सुनने नहीं आएगा। बहुत सारी चीजें कबीर की कॉन्ट्राडिक्टरी भी है। जहां से भी खूबसूरत विचार हैं उसको आने दो बिल्कुल। अब क्या कविता, क्या फ्लर्ट, क्या इश्क मेरी जान, मैं जिस मुल्क में रहता हूँ वो बीमार बहुत। कबीर को बड़ा पोएट नहीं माना गया। मेरा भी मन करता है हम तुम भीगे सावन बरसे, पर पहले पानी उन्हें पिलाना है जो सदियों से जल को तरसे। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका बदकही के एक और एपिसोड में। जब हम कबीर दास की बात करते हैं तो आई थिंक हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो एक सोच थे, एक बुलंद आवाज थे बुराई, समाज में जितनी बुराइयां हैं उनके खिलाफ। और चाहे वो जात पात हो, धर्म हो या किसी भी और तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो, कबीर ने उन सबके अगेंस्ट आवाज उठाई थी। अफसोस की बात यह है कि आज भी हमारे समाज में वो सारी बुराइयां प्रेवलेंट हैं। आज भी हमारा समाज उन बुराइयों से जूझ रहा है। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनकी आवाज लोगों तक हम पहुंचा सके, उनकी फिलॉसफी हम लोगों तक पहुंचा सके। ऐसा ही एक काम कर रहे हैं हमारे लखनऊ के दीपक कबीर, जो कबीर फेस्टिवल के फाउंडर हैं। और अपने लाइफ में, अपने जीने में उन्होंने कबीर की फिलॉसफी को बहुत ही अच्छे से इंस्टिल किया है। तो आइए मिलते हैं और जानते हैं कि कैसे वो कबीर को अपने लाइफ में इंस्टिल कर रहे हैं और कैसे वो कबीर की फिलॉसफी को प्रोपोगेट कर रहे हैं। वेलकम टू आवर शो सर। जी, थैंक यू। सलाम सभी लोगों को जो इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। सर, तो सबसे पहले हम आपके नाम के बारे में जानते हैं, दीपक कबीर। तो ये कबीर क्या है? देखिए, कबीर मेरा सब्जेक्ट रहा है और मैं पढ़ाई पूरी करने के बाद मीडिया में चला गया था। और मैं नहीं चाहता था कि मेरी जो जिस तरह का समाज है जिसमें कास्ट आइडेंटिटीज से बहुत बायस पहले से तय होते हैं, तो उसके आधार पे जज किया जाए। और मैं एक पोएट था, लिखता था, तो वो दीपक कबीर चला आ रहा था, तो चलता रहा वो, मतलब पूरी एक पहचान की तरीके से बना रहा है। तो अब तो बरसों ऐसे हैं तो हम खुद नहीं समझते, लेकिन वो बस ये है कि हम जिस घर में पैदा होते हैं, जिस जाति में पैदा होते हैं, जिस धर्म में पैदा होते हैं, उसके कुछ सिंबल्स चिपक जाते हैं। वो नॉर्मली अगर सोसाइटी में चिपके रहें तो बहुत बड़ी बात नहीं, पर जिस सोसाइटी के अंदर भेदभाव है, गैर बराबरी है, वहां पर ये कई बार जाने अनजाने बायस की वजह बन जाते हैं। उससे बचना जरूरी है। बिल्कुल। इनफैक्ट जो आपने बोला ना कि अगर ऐसे ही है सिंपली तो ठीक है, बट हमारे सोसाइटी में एक प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी जो रिलीजन है, जो अपनी अपनी जात है, जो कास्ट है, उसको अपनी आइडेंटिटी बना देते हैं। उसके लिए गर्व करना सिखाया जाता है और कई लोगों से ये होता है, सभी जातियों के लिए गर्व हासिल भी नहीं है। तो मैंने देखा है कि अक्सर पूछा जाता है कि पूरा नाम बताओ। नाम में पूरापन जैसा कोई चीज नहीं होती है, लेकिन वो जो पूरा नाम है वो दरअसल वो जानने की कोशिश है जो हम नहीं बताना चाहते हैं। करेक्ट। तो घरों में, और ये ऐसा नहीं है, ये सहज जिज्ञासा नहीं है, ये जो इसी मतलब ये छोटी सी चीज है, इस पे पूरी दुनिया भर में अलग अलग पहचानों के आधार पे एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स डेवलप हुई है। पहचान की राजनीति जिसे कहते हैं। तो ये जो हमारे तमाम इंसानों के बीच में जो कॉमन फैक्टर है, हम सबको भूख लगती है, हम सब पानी पीते हैं और हम सब सांस लेते हैं और हम सब मर जाते हैं। इसके अलावा जो जितनी चीजें हैं जो इसी दुनिया में बनाई जाती हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा है। और ये डाइवर्सिटी के रूप में रहे तो बड़ा अच्छा है। दुनिया में सब अलग अलग तरीके से रहे, अलग अलग कल्चर हैं, हम लोग उसे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जब इसके अंदर ये गर्व हो जाता है कि हम बेटर हैं और आप नहीं हो उस लेवल पे, और हम आपके ऊपर रूल करेंगे या हम आपको बताएंगे क्या करना है या आपको ये करने की परमिशन नहीं होगी, तो वो दुनिया थोड़ी संकट में है। और दुनिया लंबे हजारों साल से इस तरह का संकट झेल रही है। पर अब मॉडर्न सोसाइटी में कम से कम जब हम साइंटिफिक टेम्पर के साथ बात करते हैं, तब भी अगर ये कैरी कर रहा है तो थोड़ा मुश्किल है। एग्जैक्टली।
तो उसे बदलने की कोशिशें होती रही हैं, एक सफर है, चल रहा है। कुछ लोग दुनिया बदलने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतर बनाने की कर रहे हैं। कुछ लोग जैसी है वैसी बनाए रखना चाहते हैं। दुनिया की सारी फिलॉसफी जो हम लोग पढ़ते हैं वो इन्हीं दो दर्शनों पे डेवलप हुई हैं कि दुनिया वैसी की वैसी रहे या उसे बदला जाए। एक तरफ हम साइंस में बदलाव की बात करते हैं, बट जब रिलीजन आता है, जब सोच की बात आती है, वहां पे कई बार विदाउट नेमिंग एनीवन उस चीज को पीछे लेके जाना चाह रहे हैं। हाँ, उसके लिए मतलब एक तो लंबे समय की प्रैक्टिस है। दूसरी बात, हमें सवाल हमारी सोसाइटी खासतौर पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश में, सोचना बहुत कम है। मतलब सवाल करना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। हमारे शुरू से सिखाया जाता है कि जबान लड़ाना है, सवाल करना, और ज्यादा पूछो, बच्चे पूछते हैं ना ये क्या है, अच्छा ये क्या, तो ये क्या है, तो डांट दिया जाता है, ज्यादा दिमाग ना लगाओ, बहुत बहुत ज्यादा या सवाल कर एक रहे हो। जवाब है भगवान जी, तो जो है या खुदा ने किया है, तो सब उसकी मेहरबानी है। तो जब हम हर चीज के लिए किसी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, हर चीज के लिए किसी और पे वो कर रहे हैं, तो हमारे सवाल खत्म होते हैं। और सवाल खत्म होते हैं तो हम पढ़ाई करते हैं करियर के लिए, नौकरी पाने के लिए, लेकिन जीवन सौंप देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। हमारे रैशनल थिंकिंग पे बहुत असर पड़ता है। वैसे भी चल सकती दुनिया, लेकिन उसके बावजूद जब उसके आधार पे वायलेंस क्रिएट होते हैं, उसके आधार पे इंसानी डिग्निटी को हर्ट किया जाता है, और सबसे बड़ी बात जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें मिली हुई हैं वो भी छीन ली जाती हैं, तो थोड़ी मुश्किल बात है। जैसे औरतों का इतिहास आप जानती हैं, औरतों को तो रसोई से नहीं निकलने दिया गया, वोटिंग इक्वल राइट्स है ही नहीं, वोटिंग राइट्स नहीं है, ये रहे बहुत सालों तक, यूरोप तक में नहीं रहे। तो इसी तरीके से जो जो भी दबे कुचले समाज रहे हैं। तो अब ये लेकिन थोड़े गहरे सवाल हैं, लेकिन होने चाहिए, ये हर सोसाइटी में होने चाहिए। तो अभी थोड़े गहरे सवालों से अगर थोड़े हल्के सवाल पे आए, अगर बिल्कुल आइए, लोग बोर हो जाएंगे। अरे नहीं, मतलब जिनको सुनना होगा वो उनके बारे में भी जानना चाहेंगे। बट एक बार हम थोड़ा कबीर फेस्टिवल के बारे में अगर बात करें। कबीर फेस्टिवल बेसिकली हम लोग स्टूडेंट लाइफ से तमाम सारी चीजों में एक्टिव थे। तो तब एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के फेस्टिवल्स होते थे, नॉर्थ जोन, ये सब अभी भी, और हम लोग जाते थे टीम बना के, खूब जीतना या मस्तियां करना, वो सब पूरा माहौल खत्म होते देखा। तब जब हम लोग दूसरी दुनिया में आए तो हमें लगा कि शहर के यूथ के लिए प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और जिसके अंदर सिर्फ मस्ती ना हो, उनके अंदर एक ट्रेनिंग भी हो, उनको समझ में भी आए चीजें। तो हमने यहाँ पे दस्तक यूथ फेस्टिवल शुरू किया था बहुत साल पहले। 3-4 दिन का फेस्टिवल होता है, उसमें हर कॉलेज के आते हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट है। तो दुनिया की सारी आर्ट, ड्रामेटिक्स हो, लिटरेरी हो, फोटोग्राफी हो, मास कम्युनिकेशन हो, सब में भाग लेते हैं। पर हम लोग उसे दोस्ती का फेस्टिवल कहते हैं। ओके। कि आओ भले, पर जीतने हारने के लिए ना आओ। जो हारे वो अगली बार खुद ऑर्गेनाइज करे। तो जो जीतते हैं वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं वो धीरे धीरे वॉलंटियर बनते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करने लगते हैं, और उन 4 दिनों में बहुत कुछ सीखते समझते हैं। इससे हम लोग कोशिशें कर रहे थे। बहुत सारे लोग आते थे, जजेस बन के आते थे, वैसे आते थे। तो वो हम लोगों के सर्किल में वो कहते भाई अब हम लोगों के लिए क्या होगा। और थोड़ा हमें लगा कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है इधर, उसकी बहुत वजह है, उस पर नहीं जाऊंगा। पर किसी भी वजह से एक अनरेस्ट बढ़ रहा है सोसाइटी के अंदर, एक दोस्तों के बीच में दरारें आ रही हैं, गलत फहमियां हो रही हैं। वही दोस्त जो फैज को सुनते थे, मजाज को सुनते थे, जो प्रेमचंद को पढ़ते थे, जो निराला की कविताओं को पसंद करते थे, ये टेस्ट अलग था। लेकिन उसके बावजूद आपस में एक बहसों का माहौल शुरू हो गया था। दोस्तियां बंद होने लगी थी, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जिस तरह की चीजें पैदा होने लगी थी। तो हमें लगा कि डायलॉग इज द ओनली वे, बातचीत होनी चाहिए, और उस बातचीत को के लिए कल्चर से बड़ा कुछ नहीं है। तो हमारे पास नाटक हैं खूबसूरत हमारे पास, और हम सबको वो ख्याल जो मिले हैं वो इन्हीं से मिले हैं। तो नाटक है, कविता है, पोइट्री है, पेंटिंग है, फोटोग्राफी है, एग्जीबिशंस हैं। तो हमने फिर सीनियर्स के लिए जो फेस्टिवल डिजाइन किया वो कबीर फेस्टिवल। कबीर हमारे आइकन थे। कबीर के साथ 3 खूबी मैं रिलेट करता हूँ। पहली की कबीर सबसे गरीब समुदाय के थे, फ्यूडल एरा था, उसके बावजूद वो जुलाहा क्या होते हैं, कुछ भी नहीं, मतलब कपड़ा बुनने वाले, सबसे गरीब घराने का लड़का, उसके बावजूद इतना साहस था। दूसरी बात, वो मेहनत कश था। वो ये नहीं कि सिर्फ
मजे ले रहे हैं, किसी राजा की तारीफ में कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे पोएट रहे हैं, राजाओं की तारीफ करते हैं या साहूकारों की या सेठ की तारीफ में लिखते हैं और पैसा पाते हैं, अशरफियां पाते हैं, ये पाते हैं, जमीनें पाते हैं। पर कबीर तो वो सबसे अपने ही जैसी कम्युनिटी के लोगों के साथ वो कर रहे थे, तो कितना साहस रहा होगा उसमें। दूसरा उसकी रैशनल थिंकिंग, कि वो उस समय के मतलब काशी में रहता था, बनारस में, मुसलमानों की हुकूमत और हिंदुओं का गढ़, दोनों को वो एक साथ चुनौती देता है। और चुनौती भी ऐसे देता है, तब डेमोक्रेसी नहीं थी, तो आप समझ लीजिए कि किसी को कभी भी मारा जा सकता है। हाथी के पैर के नीचे को चलवाना तो बड़ा नॉर्मल है ना, कि मरवा दिया, उसको मार दिया। और वो राजाओं के खिलाफ बोल देता है, वो सामंतों के खिलाफ बोल देता है, वो रिलीजियस स्ट्रक्चर के खिलाफ बोल देता है, वो ईश्वर के खिलाफ नहीं जाता है, लेकिन वो पूरा ये जो देखता है पाखंड है, ढोंग है, ये सब चल रहा है। उसका बेसिक लाइन ये थी कि हमारा और खुदा का सीधा रिश्ता है, हमारा और ईश्वर का सीधा रिश्ता है, बीच में कौन आएगा, बीच में आप आओ मत बताओ मुझे। तो ये उसकी रैशनल थिंकिंग है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि मरते समय उसके बाद एक ही कैरेक्टर मुझे देखने को मिला, वो है भगत सिंह, कि जो मरने से पहले काशी में मरने पर स्वर्ग मिलता है, ये इतना स्थापित था कि लोग मरने के समय काशी चले जाते थे। और वो इस चीज को काउंटर करने के लिए जब बीमार होता है, मरने वाला होता है, और ये भी मशहूर था कि मगहर में जाओगे तो नर्क मिलेगा उल्टा, तो कहता नहीं हम मगहर जाते हैं। तो वो इतना बड़ा मॉडल पेश कर रहा था ये मरते समय। इसके बाद सिर्फ भगत सिंह हुए जिन्होंने आखिरी समय तक अपने आप को एथेइस्ट के रूप में रखा था। तो ये कबीर के अंदर अद्भुत साहस, गरीब होने के बावजूद रैशनैलिटी और उसकी पोएटिक जो ब्यूटी थी। तो ये कबीर हमारे आइकन थे जो कुछ भी बोल सकते थे। तो हम लोगों को लगा कि इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। और देश में तमाम हम लोग जो कबीर की पोएट्री के लवर्स हैं, सब कनेक्टेड हैं आपस में। तो हमने कबीर फेस्टिवल स्टार्ट किया। उसका मकसद था कि नाटक हो, गाने हो, म्यूजिक हो, पोएट्री हो, ये सब हो, और उसके मार्फत वो सारे वैल्यू सिस्टम जाएं जो मोहब्बत की बात करते हैं, जो अमन की बात करते हैं। तो उसके जो कैश लाइन थी वो सब भी इसी तरीके की थी, फेस्टिवल ऑफ यूनिटी एंड पीस एंड हारमनी और फिलोसफी, इस तरह का सब पूरा था। और उसके जैसे पहला था शायद मन लागो यार फकीरी में, दूसरी की थीम थी कि कुछ ऐसे ही मतलब रहा है। तो कबीर फेस्टिवल ऐसे स्टार्ट हुआ। और उसमें फिर सब लोग, शहर के सभी लोग उस समय साथ थे। और बेसिकली मेरा कोई बहुत रोल भी नहीं है, सब हम ख्याल लोग थे, उन्होंने किया और वही ज्यादा करते ही हैं। मेरा काम तो थोड़ा बहुत मदद कर देना या टीम वर्क रहता है वो पूरा। ज्यादातर वो लोग सब, कई लोग हैं, वीना राणा है, संगीता जायसवाल है, अभी तो नई टीम है बहुत सारी, पहले भी बहुत सारे साथी रहे हैं। तो यही लोग देखते हैं, जिसमें वॉलंटियर्स भी आते होंगे, जो बहुत सारे वॉलंटियर्स। अभी भी शहर के जो फेस्टिवल्स होते हैं उसमें लोग ताजुब करते हैं, क्योंकि हम लोगों की कई जिद थी कि हम रिसोर्सेज नहीं लेंगे, हम कुछ पर्टिकुलर लोगों से नहीं पैसे ले सकते, और मतलब ये सब थोड़े बना रखे थे। तो वो लोग ताजुब ये करते थे कि कैसे हो जाता है। पर हम लोग स्टूडेंट मूवमेंट से बहुत कुछ सीखा था, क्योंकि ज्यादा लोग बैनर तक हाथ से बना लेते हैं, पोस्टर्स बना लेते हैं, ये कर लेते हैं, और तमाशे नहीं है। मतलब कि गेस्ट को फूल लाए जा रहे हैं बहुत सारे, और सज धज के खड़े हुए हैं, और कोर्ट वहां पे वहीं पे सिंपल खाना खा लेंगे। तो हम जैसे मुंबई के मान लीजिए, और हम लोग से ये बात है कि कोई भी बड़े से बड़ा स्टार हो, वो स्टार वैल्यू नहीं दिखाता है। शुरू कई बड़े मजेदार चीजें, पहले लोग कहते हैं कि हमारी फ्लाइट यहाँ से आएगी, हमारा होटल है, ऐसा होटल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो मेरे पास आता है प्रेशर, तो बाकी टीम कहती है हम नहीं संभाल पाएंगे। तो जब आते हैं तो मिलते हैं, नाम अच्छा ये कहाँ से, फिर मैं तुरंत कहता हूँ अच्छा तो तुम अपने लिए कमरा मांग रहे थे, और ये नहीं हमें क्या मालूम था, ये हाथ आया। हमें सारे कनेक्शन सब जान जाते हैं। इवन अपने घर से चाय ला रहे हैं, अपने घर से खाना बना रहे हैं, किराया कह रहे हैं, अच्छा हम खुद ही देते हैं अपना। तो वो जो पूरे देश के आर्टिस्ट का प्यार है कि कह रहे हैं कोई बात नहीं, टिका दो, बस यही कबाब खिला देना, कबाब पराठे खिला दो, कुछ नहीं। मतलब मेरे लिए तो वो लोग जो फ्लाइट से उतरते नहीं, वो ट्रेन पे भी आने को तैयार रहे। और ये जो बहुत सारी चीजें रही,
वरना हम लोग कैसे कर पाते, हम बिना इतने बड़े रिसोर्सेस के। तो कहीं ना कहीं आपको जो फेस्टिवल का जो मेन एसेंस है, जो मैसेज है, जो कबीर का मैसेज है, बोथ द कबीर, नहीं आई थिंक उसी वजह से ये नहीं, उसमें पॉसिबल है। किसी के लिए कोई, अभी अभी कबीर फेस्टिवल चल रहा था तो हम लोग खड़े हुए थे, तो सब बहुत मस्ती का माहौल चल रहा था। तो एक हैं शहर के, एक फेस्टिवल से जुड़े हुए हैं, तो 5-6 लोग शहर के सब चर्चित लोग खड़े थे। तो उन्होंने, और कुर्सियां खत्म थी, तो सब हम्म सीढ़ियों पे ऐसे बैठ जाते हैं, हम्म वहां ये सब नहीं है कुछ भी। तो बोले, अरे अरे देखो, एक उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी समझ लीजिए, वो आते दिखते हैं अपनी वाइफ के साथ। हम्म, बोले, अरे देखो वो आ रहे हैं। तो हमने कहा हाँ आने, तो अरे कुर्सी नहीं, कोई कुर्सी नहीं। तो हमने हाँ कहा बैठ जाएंगे कहीं पे भी जैसे सब लोग बैठे। अरे वो, उनको लगा मैंने नोटिस नहीं किया। फिर वो अरे वो आ रहे हैं, नाम लेके कह रहे हैं देखो तो। फिर वो जैसे ही आए, वो गले मिले, वहीं सीढ़ियों पे बैठ गए वो सब। तो ये जो बना रखा है ना कि हम लोगों के पद से, लोगों के उससे लोगों को तौलते हैं, लोगों के कपड़ों से तौलते हैं, ये कबीर की दुनिया में हो नहीं सकता। करेक्ट। कोई मंत्री हो, कोई अधिकारी, कोई सब सब आए हैं सब उसके तरीके से। तो इस कल्चर को भी वहां ना पनपने दिया गया, और लोग देख देख के समझते भी हैं, और वो सादगी भी नजर आती है। जैसे फेस्टिवल में आप कहीं जाते हैं, मतलब मैं कहना नहीं चाहता हूँ, तो आर्ट नहीं मिलती है। वो ज्यादातर लोग, क्या होता है कि एक इवेंट मैनेजर होता है, वेंडर्स होते हैं, वेंडर्स का काम, और सब सोफे पे लगा दिए, वॉलंटियर कम रहेंगे, क्योंकि वॉलंटियर भी वहां पे वो वाले काम नहीं करते हैं। फिर जो है माहौल फ्लेक्स प्रिंटा है, सिर्फ प्रिंट फ्लेक्स के बोर्ड लगे हैं और ब्रांड प्रमोशन हो ब्रांड जाते हैं, ये प्रमोशन, सब होता है। कमर्शलाइजेशन हो गया है फेस्टिवल्स सब का। जगह कॉर्पोरेट इवेंट हो, ये सब कल्चरल इवेंट एक ही जैसा नजर आता है। वहां पे आप देखोगे जैसे तस्वीरें लगी हैं तमाम सारे, उसमें अंबेडकर भी मिलेंगे, पेरियार भी मिलेंगे, गांधी भी मिलेंगे, इंटरनेशनल लोग भी मिलेंगे, और आर्ट के रविन्द्रनाथ टैगोर भी हैं, प्रेमचंद भी हैं, शहर के यशपाल भी हैं, सब लोग पहचानते देखते। तो एक पूरा जो जिसे कहते हैं ना वाइब क्रिएट होता है, बिल्कुल अलग किस्म का। और ये ना लगे कि हम कहाँ बैठे हैं, हम पीछे बैठे हैं, आगे बैठे हैं, आगे सोफा वाले हैं, पीछे, ये सब नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं, कुछ नहीं। तो ये कोशिश करी जा रही है, और ओपन है कि जो चाहता है कि हम कुछ करना चाहते हैं तो अच्छा आओ संभालो आके, ये नहीं कि ये हमारा है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हम लोगों की कोशिश भी यही है कि लखनऊ के लोग संभालते रहे और चलता रहे, और बस वही इसकी शुरुआत थी और वैसे ही चल रहा है। आई थिंक वो इस वजह से शायद थोड़ा स्टैंड आउट भी करता है, बिकॉज अगेन वही चीज है ना कि यहाँ पे इट्स एक्चुअली अबाउट द फेस्टिवल, इट्स एक्चुअली अबाउट द आर्ट, रादर देन कि उसको कमर्शलाइज कर दिया है कि इसको प्रमोट कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पे हम आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं और आर्ट के थ्रू ही बात हो रही है। एक्चुअली आर्ट अपने आप में, चार्ली चैपलिन का नाम सुना होगा आपने, तो चार्ली चैपलिन बहुत बड़ा आर्टिस्ट था। तो चार्ली चैपलिन ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी कि हर कला, हर आर्ट जनता के नाम एक प्रेम पत्र है। उसने कुछ और भी आगे बातें बोली थी, क्योंकि उसने तो डिक्टेटर फिल्म ही बना दी थी, द ग्रेट डिक्टेटर, तो हिटलर के भागना पड़ा था उसे। तब उसने ये भी कहा था कि वो सिस्टम के खिलाफ एक चार्जशीट भी है, अभियोग पत्र भी है, लेकिन जनता के नाम एक प्रेम पत्र है आर्ट। तो आर्ट के अंदर जनता को अपनी जबान, अपने ख्याल, अपने सपने नजर आने चाहिए, और अपना कनेक्ट। ये नहीं होना चाहिए कि आर्ट कोई बहुत बड़ी चीज है और जनता के बिल्कुल अलग है। उसको ये लगना चाहिए कि हम भी ये कर सकते हैं, ये हमारी दुनिया है। और आर्ट का एक बहुत बड़ा रोल है, आप एक रोमांटिक गाना गाते समय किसी की हत्या नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि या बहुत खूबसूरत पोइट्री करते समय आप ये नहीं कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, जितना जिस समाज में जितना आर्ट रहेगा, आर्ट का मतलब कल्चर रहेगा, उतना वायलेंस कम होगा। तो अगर किसी सोसाइटी में वायलेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब वो कल्चरली डाउन हो रहा है, वहां पे ये माहौल कम हो रहा है। और ये आर्ट सबके लिए होनी चाहिए। ये नहीं है कि हमने एक क्लास के लिए आर्ट बना रखी है कि एक हम जा रहे हैं, महंगे टिकट लेके जा सकते हैं, हम ऐसे कपड़े पहन के जाएंगे तभी हमें एंट्री मिलेगी, और बाकी लोग नहीं। तो ये जो फिल्टर करने का प्रोसेस है सोसाइटी का, कि अमीरों के लिए दुनिया अलग होगी, गरीबों के लिए अलग, आर्ट इसके फेवर में नहीं होती है। जो इसके फेवर में होती है वो आर्ट नहीं होती है। तो हम लोगों की कोशिश ऐसी भी है कि, और इंसान को उसकी इंसानियत याद दिला दी जाए, और इससे बेहतर क्या हो सकता है। मतलब मुझे लगता है कि हम जबरदस्ती नकलीपन में भूले हुए हैं। हर इंसान सहज होना चाहता है,
जैसा अपने दोस्तों के बीच में रहता है, जैसा फैमिली के बीच में रहता है। अच्छा, एक मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगी इस चीज पे कि एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं लखनऊ में या लखनऊ के बाहर अगर आप जाएं, तो पहले जो क्राउड होता था और अब जो क्राउड है उसमें बहुत डिफरेंस आ गया है। किस तरीके का? जैसे आपने कहा कि आर्ट सबके लिए है, वो कुछ क्लास स्पेसिफिक नहीं है, या फिर कोई एलीट क्लास है, या फिर जिनको आर्ट की नॉलेज है, जिन्होंने लिटरेचर पढ़ा है, सिर्फ वही इन फेस्टिवल्स को एंजॉय कर सकते हैं। वैसा नहीं था, बट एक एक सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो हो रहा है कि अच्छा इन फेस्टिवल्स में हम जाके जो कर रहे हैं कि हम जेन्युइनली जाके उन फेस्टिवल्स को एंजॉय कर रहे हैं। अगर वहाँ पे थिएटर हो रहा है, पोइट्री हो रही है, आर वी एक्चुअली एंजॉयिंग दैट, या फिर हम सिर्फ वहाँ पे क्योंकि सब जा रहे हैं इसलिए हम जा रहे हैं? हाँ, एक्चुअली ज्यादातर लोग तो मुझे लगता है कि तस्वीर खिंचाने चले जाते बस हैं। वही चीज। अब वो चूंकि हमारा शहर है इसलिए ज्यादा नहीं कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग इसे एक प्रोडक्ट मान के कर रहे हैं। दिक्कत ये है कि हम लोग आपस में हंसते हैं कई बार कि ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनको मालूम भी नहीं है कि कौन सा लेखक जिंदा है, कौन मर चुका है, और उन्हें कहा है मुझसे कि उनके लिए उनको बुलाना है तो उनके घर कार कैसे भेजे। तो हमने कहा नहीं भेज पाएंगे। ये मतलब शहर के ये बड़े मतलब साहित्यकार थे, वो नहीं है, उनकी याद में प्रोग्राम होना था, तो लोगों का कोई कनेक्ट नहीं है ऑर्गेनाइजर्स का उसके। वो जो चीजें हैं हो रही हैं या बहुत सारी चीजें, तो हमें क्या होता है कि दुनिया में आर्ट के बहुत सारे शेड्स हैं, लेकिन हम ढूंढते हैं कि हमारे पास फिल्म का या किसी तरह का विजुअल मीडियम का कोई बड़ा चेहरा हो, या कोई मंत्री आ जाए, या कोई ऐसा अधिकारी हो जिसके साथ ये चीजें जुड़ जाएं, जिससे कनेक्शंस हो सके। तो वो नेटवर्किंग के लिए हो गया। आर्ट के नाम पे कि फिल्मी चेहरा होगा तो लोग देखने आएंगे, वरना कोई देखने ही नहीं आएगा, सुनने नहीं आएगा, क्योंकि आर्ट अभी जनता से दूर हुआ है। आर्ट का मतलब उसमें लिटरेचर भी है, बाकी चीजें भी है। ये बिल्कुल गलत तथ्य है। आपने मतलब उसे रखा ही है दूर, आप चाहते ही नहीं है। आप चाहते हैं कि उसके अंदर हर शख्स जो है वो महकता हुआ है, उसका आर्ट से पोइट्री से कोई मतलब हो या ना हो, लेकिन वो महकता हो, वो फोटोजेनिक हो, उसकी तस्वीरें अच्छी आए, उसके आने से ये रहे। तो आप धोखा दे रहे हो। ये नहीं होना चाहिए। आपके अंदर क्यों नहीं? अच्छा, आपके देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है, अगर किसान पैदा कर रहे हैं, तो किसानों की महक आपके फेस्टिवल्स में क्यों नहीं होनी चाहिए? आप बातें कर सकते हैं, अगर वुमेन राइट्स की बात करते हैं तो आपके सेशन में भंवरी देवी क्यों नहीं आनी चाहिए? और जब उसको देखते हैं तो लोग यकीन, अच्छा ये है। हमारे यहाँ जैसे आई थी, भंवरी का सेशन हुआ था, या बाकी तमाम सारे लोग, ये अचल इसको हम खारिज करके, चिढ़ा के या आलोचना करके नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है। इस लिहाज से हम कहते हैं, तो हमें धीरे धीरे मॉडल क्रिएट करने पड़ते हैं। तो हमने वो मॉडल क्रिएट करने की कोशिश करी है कि भाई ऐसे कराओ, जैसे यूथ फेस्टिवल हम कराते हैं तो ऐसे कराओ कि वही लोग आए, सरल हो, लीडरशिप में हो, उसमें जो सब्सिडी पाके बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी उतने हक से आए, और जो सबसे महंगे कॉलेजेस से आ रहे हैं वो भी आए, और एक जगह ब्रिज बने, राइट, है ना? क्योंकि बच्चों की गलती नहीं है कि उनके पेरेंट्स ने वहां पढ़ाया और उनको वहां पढ़ाया है, या वो उस फैमिली में पैदा हुए। हाँ, तो उन दोनों को एक ही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, दोनों के लिए कंपटीशन, इसलिए वो स्पेस भी देना है। अगर हम बहुत चमकीला स्पेस दे देंगे, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि फोटोग्राफी कंपटीशन है और ये सिर्फ जो है ये इस पे DSLR पे होगा, उसी, तो जिनके पास मुश्किल से मोबाइल मिला है वो उस कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो आपको मोबाइल की कैटेगरी अलग, फिर उसमें पिक्सल्स को अलग, आपको जजेस को बताना पड़ता है कि नहीं, हमें पिक्सल्स बेस्ड नहीं चाहिए, हमें उसका कॉन्सेप्ट पे चाहिए। हाँ, ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो संसाधन है वो जरूरी नहीं सबके पास हो। उसी तरीके से जो बड़े फेस्टिवल, कल्चरल फेस्टिवल जैसे कबीर फेस्टिवल जैसे होते हैं, उसके अंदर ये मॉडल दिखाना पड़ेगा कि इसमें हाथ से क्यों नहीं रंग लेते, इससे ऐसे क्यों नहीं बनाते, तमाशे की क्या जरूरत है। आर्टिस्ट आए मेरे पास, वो मुंबई के सबसे बड़े जो गाने लिखने वाले हैं, जो एक्टिंग करने वाले हैं, बाकी लोग, वो बेचारे वहां पे पूड़ियां खा रहे हैं, वो वहां चाय पी रहे हैं, ऐसे सब फोटोज पड़ी हुई हैं। तो इतना ही, और वो भी सरल होते हैं। लेकिन उन्होंने मुझसे खुद कहा, मेरा एक दोस्त है, सुन लेगा अगर इंटरव्यू, जॉय ने मुझसे कहा था, जॉय सेन गुप्ता, अच्छा है, बड़ा है, जॉय ने कहा था कि, और 2-3 लोगों ने कहा कि अगर हम ये ना बना के रखें तो हम लोग खा जाएंगे।
तो जैसे मैं याद करता हूँ, दानिश ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, पूर्वा में तो दोस्त है, उसने कैसे सपोर्ट किया। हम अपूर्वा भी लास्ट ईयर बात कर रहे, लास्ट सेशन में, कि वो नाटक कैसे हम करा पाए थे इतने कम उसमें। तो वो भी ताजुब कर रही थी, क्योंकि कोई प्ले 15 लाख से कम हो ही नहीं पाता है। तो ये था, जॉय है, बहुत सारे लोग हैं, बिलाल, ध्रुव सांगरी सूफी सिंगर है, बिलाल चिश्ती, वो इतना बड़ा सिंगर है। और हमने बस कहा तो बोला, अरे हम अपने टिकट करा के खुद आ जाते हैं, आप परेशान ना होइए। तो ये सब कर्ज है, और ये जो रिश्ता है, और भी बहुत सारे नाम होंगे, मैं माफी चाहता हूँ मैं भूल जाऊंगा अगर। नादिरा बाजी है, नादिरा बब्बर हैं, और पूरी उनकी टीम है, ये बाकी लोग। तो मुझे लगता है कि ये वो जानते हैं कि हम लोग किस मेहनत से और क्यों करते हैं। अगर उनको मालूम हो कि ये नहीं है, तो फिर वो भी वही बनेंगे। पर उनको मालूम है कि अरे ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो एक और मेरा हक है। हम दबाव डाल सकते हैं, हम किसी से भी कह सकते हैं तुम्हारे घर से ये चाहिए, तुम्हारे घर से ये चाहिए, तुम्हें इतना मदद करना है, तुम्हें इतना डोनेशन देना, तुम्हें ये एक हक से मांग सकते हैं, क्योंकि हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है, इस समय देश और समाज को जरूरत है इसकी, बहुत 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 ज्यादा, जरूरत है। बहुत ज्यादा। आई थिंक आज के टाइम पे कबीर की फिलॉसफी और ये सेल्फलेसनेस जो होती है, और जाति धर्म और जितना जो एरोगेंस है लोगों के अंदर अपने एक स्टेटस को लेके, उसको हटा के सोचना बहुत जरूरी है, स्पेशली आज के टाइम जैसे पे। वो शेर है ना कि उनका जो काम है अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। तो इसी तरीके की चीजें होती हैं। फिर लखनऊ तो इतनी खूबसूरत जमीन रही है, यहाँ पे प्रगतिशील लेखक संघ का प्रेमचंद की अध्यक्षता में वो बना था, सज्जाद जहीर वगैरह सब लोग थे यहाँ पे, मजाज लखनवी और लोगों ने उस पे सब काम किया। प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट यहीं पे, हाँ वही 1936 में किसान सभा यहीं बनाई गई। आज फ्रीडम मूवमेंट इतना बड़ा यहाँ पे था। 1857 में अकेला लखनऊ था जिसने दुनिया में ब्रिटिश फौज कहीं नहीं हारी थी, आमने सामने की लड़ाई में यहीं पर हारी थी। वो भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 30 जून को। हम लोग मतलब ये जो कंपोजिट कल्चर का मसला है, जहाँ पे होली और रमजान अगर एक साथ पड़ जाए तो पहले होली होगी फिर रमजान होगा, ये सब यहाँ रहा है। तो ये लखनऊ से बड़ा मॉडल नहीं है। लखनऊ में आपको अभी भी दिखे चाहे जितना, लेकिन एक वो जो कनेक्शन है वो हमें ले जाना चाहिए। मतलब लखनऊ हिंदुस्तानियत के लिए एक मॉडल है, हिंदुस्तानियत का इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए। बस वो हम अमन और मोहब्बत की जबान बोल सकें। बिल्कुल। अच्छा, तो जो कबीर फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज होता है, तो इसमें जो थीम्स होते हैं, तो अब जैसे कबीर ने बहुत सारी चीजों पे लिखा है, उसमें आप कैसे डिसाइड करते हैं कि इस सीजन में हम इस थीम पे करेंगे, और वो चीज कैसे, एक एक जो इवेंट्स होते हैं, एक एक जो आर्ट के जो रिप्रेजेंटेशंस है, आर्ट है, मतलब पोइट्री हो रही है, थिएटर हो रहा है, इन सब चीजों में कैसे वो फिलॉसफी इनकॉर्पोरेट होती है? नहीं देखिए, कबीर पसंद जरूर है, लेकिन हम लोग सिर्फ कबीर के मोहब्बत और सोशल रिफॉर्मर को मानते हैं। क्योंकि कबीर बहुत पहले का दौर था। बहुत सारी चीजें कबीर की कॉन्ट्रडिक्टरी भी है। मसलन जैसे वो एक अपनी उसमें कहते हैं कि वो एक प्रेम गीत लिखते हैं जिसमें वो ईश्वर के रूप में अगर राम को लेते हैं तो कहते हैं कि हम राम की दुल्हन हैं। अपने आप को उसमें लिखते हैं कि दुल्हनी गावो मंगलचार, हमारे घर आए राजा राम, बस इस तरह का भी है। पर कहीं कहीं पे वो उस समय का जो दौर था, वो औरत को, नारी को जो है माया मानते हैं, मुसीबत की जड़ भी मानते हैं। पर हम लोग जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, हम, है ना, तो हम उसको नहीं, हम जानते हैं कि कबीर के समय की वो लिमिट थी, तो हम वो हिस्सा नहीं लेते हैं। एक सोशल रिफॉर्मर, एक रैशनल थिंकिंग करने वाला, एक मोहब्बत करने वाला पोएट, उसकी फिलॉसफी जिस नाटक में हो, वो सब कबीर पे हो ऐसा जरूरी नहीं है। वो मैसेजिंग कहाँ से हो सकती है, वो हम कोशिश करते हैं। वो अगर हमें भगत सिंह के नाटक से मिल सकती है, हमें गांधी के नाटक से मिल सकती है, हमें किसी भी जगह से नाटक हो, कहानी हो, दास्तान हो, कुछ भी हो, तो हम कर सकते हैं। कुछ चीजें हम लोग स्पेशल करते हैं। जैसे हमारे एक दोस्त हैं जो बिल्कुल नहीं आना, अभी उन्होंने वायदा किया है आने का। अच्छा। और हम चाहते हैं वो आए, उनका गाना लखनऊ को सुनना चाहिए। वो कबीर के उन्होंने एक किया था, उनका कबीर प्रोजेक्ट है। कबीर कहाँ कहाँ फैल गए थे, पाकिस्तान से लेकर उधर राजस्थान, उधर वेस्ट बंगाल, सब जगह पूरी वो फिल्म बनाई है 3-4 उन्होंने, हद अनहद और ये सब कबीर प्रोजेक्ट पे। शबनम वीरवानी,
वो प्रोफेसर हैं, एक तारा लेके इतना खूबसूरत गाती हैं, समझाती हैं। तो हम लोग अभी बात हो रही कि वो आ जाएं, वो आ रही हैं शायद अभी। तो इस तरह का हम लोग कभी कबीर गायन को रख लेते हैं कि जिससे आप प्योर कबीर को सुन पाएं। हमारे यहाँ के सिंगर्स जो हैं आते हैं बाहर से। फिर इसके साथ साथ हमें लगा कि हमें लगा कि जैसे कबीर कैफे वगैरह को भी हम लोगों ने बुलाया था, तो कबीर की जो पोएट्री है वो उस जमाने की भाषा है, और आज जो जनजी की भाषा या उसके पहले की उनको समझ में नहीं आती। वो केवल म्यूजिक एंजॉय करते हैं, तेज म्यूजिक है, डांस, सबको नाचना है बस। तो ये तो वेस्ट हो रहा है। तो हम लोगों ने कबीर पे एक पूरा कबीर के सारे जो पोएट्री थी उसको उर्दू हिंदी जबान में बदला और उसको पूरा एक बैंड में कन्वर्ट किया। वो पुणे का एक बैंड है कबीरा जंक्शन, वो गाता है। तो उससे समझना आसान हुआ। फिर अभी हमने लखनऊ में एक प्रोडक्शन डेवलप किया कथक बेस्ड, हमन है इश्क मस्ताना। तो उसमें पूरा एक नरेशन है कबीर की जिंदगी और आज की दुनिया से जोड़कर, और उसके साथ साथ वो गानों पे डांस होते हैं। तो इतना खूबसूरत तैयार हुआ है उसके। हम लोगों ने बड़े ऑडिटोरियम में तो शो करे हैं, साथ ही कर्टन रेजर इवेंट हुआ था बहुत बड़ा और सब। लेकिन साथ साथ प्लान करके जिन कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में ऑडिटोरियम है वहां पर करवाए कि यूथ के पास पहुंचे। और चाहे वो आर्ट्स कॉलेज हो, चाहे वो अवध गर्ल्स कॉलेज हो, चाहे जिस तरीके का भी हो, जहां जहां हुआ है वो लोग कह रहे हैं कि इससे पहले इतना खूबसूरत तरीके से देखा नहीं है और इतना अच्छा कम्युनिकेशन हुआ है। तो इस तरह के प्रयोग भी हम लोग करते हैं कि स्टूडेंट्स तो नहीं आएंगे, फिर आपके ऑडिटोरियम की कैपेसिटी होगी 400-500, और वहाँ के जो तमाशे होते हैं, जैसे आपके फेस्टिवल होते हैं शाम को, लड़कियां हॉस्टल में कैद हो जाती हैं 6 बजे के बाद। राइट। आप एक, हम अक्सर चिढ़ाते हुए कहते हैं, लखनऊ के एक मशहूर शायर थे जावेद अख्तर के मामा मजाज। तो मजाज की एक नज्म है, हम लोगों को बहुत पसंद थी और बहुत फेमस भी है, आवारा। तो नज्म गाते हैं, वो मुंबई में लिखी थी उन्होंने, और मजाज की डेथ भी ऐसे ही परेशानी में ही हो गई थी। तो वो उसके बहुत खूबसूरत नज्म है। शहर की रात और मैं नाशादो नाकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं, गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूं, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं। तो फिर आगे है ना कि मैं कहाँ जाऊं और कोई जगह नहीं है ऐसा। तो हम लोग कहते हैं कि मजाज ने बहुत अच्छी नज्म लिखी है, पर कोई लड़की इस नज्म को नहीं लिख सकती। मैं यही बोलने वाली थी, क्योंकि वो जब चांद निकला है और सड़क पे आवाराओं की तरह आप भटक रहे हैं, तो उसको तो परमिशन ही नहीं है कि आप डब्बे को ठोकर मारते हुए जा रहे हैं। तो कितनी शानदार शायरा हो सकती थी जो नहीं है। तो अभी लड़कियों को सर हमें जाना है, सर हमें जाना है, 6 बजे हॉस्टल बंद हो जाएगा, परमिशन नहीं है, सारी चीजें आपका ऑडिटोरियम में गायब रहेंगी। आप कैसे मैसेजिंग करेंगे लिमिटेड लोगों के लिए जो ऑफिसर्स के बाद आए, अपनी कार निकाली चले आए, और हम हर चीज नहीं बदल सकते। तब हमने ये करा कि हम कॉलेजेस के भीतर जाएंगे और उतना ही खूबसूरत लेके जाएंगे कि वो लगे, और टीचर और मैनेजर्स, उनका भी एक ट्रस्ट होता है ना कि हाँ ये चीज हमने देखी। फिर ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने और भी कुछ चीजों के साथ किया। हम लोगों ने जैसे अभी भगत सिंह को लेकर पूरे प्रोग्राम करे, शहीद राजगुरु सुखदेव भगत सिंह पे, तब भी कॉलेजेस के अंदर गए, एग्जीबिशंस लगाई, क्विज पूछी कि कौन है, पहचानते हो, ये दुर्गा भाभी यहीं रहती थी, इन्होंने ही भगत सिंह को भगाया था, इनको भी नहीं जानते ये सब आप, क्योंकि वो दौर खत्म हो चुका है। यहीं पे ये जीपीओ पे काकोरी वालों का केस चल रहा था, इनको तो पहचानो कम से कम। ये जो कोशिशें हैं ये बहुत मामूली कोशिशें हैं। ये हर शहर में, हर जितने भी लोग आर्ट और कल्चर से जुड़े हैं उनके ग्रुप्स होने चाहिए, उनकी कोशिशें होनी चाहिए, बुक क्लब चलने चाहिए, लिटरेचर पे बात होनी चाहिए, किस राइटर का कौन सा साल है, बर्थडे है, उस पर कम से कम याद करना चाहिए। हाँ। तब जाकर जो है एक कल्चरल सोसाइटी बनती है, और एक कल्चरल सोसाइटी जब बनती है तो हम गले नहीं काटते हैं, गालियां नहीं देते हैं, हम डायलॉग के थ्रू एक दूसरे से बात करते हैं कि हाँ ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये रास्ते हैं। तो हमें अपनी सोसाइटी को एक कल्चरल सोसाइटी बनाने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है,
और उसके तरीके हम सब ढूंढ रहे हैं, और वो किसी एक की ठेकेदारी नहीं है। करेक्ट। बहुत सारे लोगों को साथ आना पड़ेगा, उसमें गवर्नमेंट को भी आना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशंस को भी आना पड़ेगा, कॉलेजेस को भी आना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा साथ में। तो अब ये सब टास्क हैं। टास्क है, और इनफैक्ट सबको समझना भी पड़ेगा कि ये हो क्यों रहा है, ये हम क्यों करना चाह रहे एक प्रॉब्लम और आ रही है, जो पिछले 30 सालों का दौर है, हैं। उसमें कैपिटलिज्म ने अपना पूरा रूप बदला है। करेक्ट। तो उसने लोगों से उनकी इंडिविजुअल लाइफ छीन ली है, वो लोग कंज्यूमर्स में बदल गए हैं। तो हर कंज्यूमर के लिए उनके पास बहुत सारी चीजें देने के लिए टाइम नहीं है, वो उलझा है। अब पहले आप देखो कि पूरा मूवमेंट हुआ था कि 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं होगा, और 8 घंटे को रिड्यूस, मशीन्स का क्या काम है, टेक्नोलॉजी साइंस नहीं है। टेक्नोलॉजी का काम ये है कि इंसान क्यों पैदा हुआ, इस दुनिया में आया क्यों है इंसान, कि वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करते हैं कि वो जिंदगी के जो खाना ढूंढने में मेहनत कर रहा था, वो बहुत सारी दूसरी बेवकूफी चीजों में कर रहा था, कि रात कहाँ बिताएंगे, गुफा कैसे खोजेंगे। धीरे धीरे उसने ऐसा बनाया कि इनसे समय बचा। रोज शिकार तो नहीं करेगा, तो उसने फसल उगाई, स्टोर करना सीखा, ऐसा अनाज बनाया, आग जला के पका सकेगा तो पचेगा अच्छी तरीके से। वो जो एनर्जी और टाइम बचा, उससे भाषा बनी, आर्ट बनी, कल्चर बना, तभी तो वो समय दे पाया, तब ये सभ्यता बनी है। तो ये जो मशीन्स का काम है, समय बचाना और उसको मनुष्य के जीवन को खूबसूरत बनाना, अच्छा बनाना, तभी तो वो बाकी जानवरों से अलग रहेगा। ये खत्म किया जा रहा है कि आपको सिर्फ कमाना है, आपको 8 घंटे नहीं, अब तो 12 घंटे काम करना है। अब वो 8 बजे निकलते हैं ऑफिस के लिए, रात के 8 बजे आएंगे, उसके बाद भी फोन पे आता है ये पावर पॉइंट तो भेजा ही नहीं, ये रात ही में बना के भेजो। तो उनकी जिंदगी में क्या नाटक और क्या कविता, क्या हंसी, वो मशीन के तरीके से काम कर रहा है। इसीलिए आजकल का जो यूथ है थोड़ा चिड़चिड़ा होता जा रहा है, चिड़चिड़े में, रोड रेज बहुत बढ़ गए हैं, हर आदमी जल्दी में पागलों की तरह भाग रहा है, 5 मिनट में पहुंचना है, देर होंगे तो वहां। इस दुनिया के लिए हम लोग नहीं बने हैं। इससे क्या हम फ्यूडल दौर से निकल के यहाँ आ गए, बर्बर यूज से? तो ये थोड़ी था, ये दूसरे किस्म की खतरनाक दुनिया बन रही है। हमें दोस्तों के साथ बैठना है, हमें टहलना है, बाजारों में हमें हंसना है, हमें प्रॉपर नींद चाहिए 7 घंटे 8 घंटे की। तो ये कोशिश करनी होगी। हम जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको खपाने के लिए मरे जा रहे हैं, इतनी जरूरत नहीं है। आप सब लोग, जो लोग सुन रहे हैं, वो अपने दरवाजे खोलिए, वार्डरोब देखिए, और अब आप कपड़े देंगे तो लेने वाले नहीं मिलेंगे। कहाँ इतना ओवर प्रोडक्शन कर रहे हैं आप? आपने पेड़ खत्म कर दिए, आपने बहुत सारी चीजें ओवर प्रोडक्शन, क्योंकि बेचना है। आपको इतने मोबाइल्स की जरूरत नहीं थी, आपको बहुत सारी चीजें, इतने कपड़ों की जरूरत नहीं है, उसमें लगने वाले मजदूर, आपको बहुत कुछ दे सकती धरती। आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, दोस्तियां, इनका समय निकालिए। वो समय छिन रहा है, और वो समय आप देख रहे हैं ना कि आजकल टाइम स्पैन ऐसा हो गया, मेमोरीज खत्म हो रही हैं, रील की दुनिया है। लोग कहते हैं 30 सेकंड से ज्यादा कोई देखेगा, अटेंशन स्पैन नहीं है लोगों का उतना। ये खत्म कर दिया गया है। और 15 साल पहले तक गाँव में चले जाइए तो पूरी रात सुनने को तैयार रहते थे, आपके पास 1 घंटे से ज्यादा का नाटक नहीं होता है, और वो पूरी रात बैठने के लिए है कि हम देखेंगे। और आज एकदम उल्टा हो गया। आज वो, तो इसके क्या फायदे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन नुकसान तो मुझे दिख रहा है। अच्छा, आप अभी जैसे आपने आवारा वर्ड एक उठाया था, तो आप विमेन इक्वालिटी पे भी काम करते हैं, तो अब जो आवारा वर्ड है, तो ये जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने बताया था, उसमें आवारा का मतलब था लिबरेशन एंड फ्रीडम इन अ वे। मतलब देखिए, ये तो है नहीं, पर हम चाहते हैं। हाँ, कि अगर वो लड़का है, अगर वो कह रहा है कि हाँ ठीक है मैं आवारा की तरह घूम रहा हूँ, वो उस रात को एंजॉय कर रहा है। अगर लड़की बाहर निकल जाए रात में, तब उसको आवारा बोला जाएगा। कॉन्टेक्स्ट एकदम चेंज हो गया, वर्ड अभी भी वही है। नहीं, लड़कों को भी आवारा बोला जाता है, पर लड़कों के लिए आवारा, उनको कहा जा रहा है आवारा, पर उनको ये खुशी हो रही, जैसे ये तमगा मिल रहा है तो माँ बाप चिल्ला रहे हैं, पर वो कह रहा है हाँ, जैसे लड़कों को बदमाश है बहुत, है ना, तो उनको, या बहुत दबंग है, जो मैस्कुलिनिटी का पूरा वो। औरतों के लिए देखिए, हम लोग एक गेम कराते थे, अगर हम इस दुनिया से, कल्चरल दुनिया से थोड़ा अलग आ जाएं, तो हम कहते थे अच्छा, अच्छी औरत बताओ क्या क्या होती है।
तो अच्छी औरत के सब वर्कशॉप में सब बताते थे ऐसी होती है, हम्म शर्मीली होती है, सॉफ्ट स्पोकन होती है, ऐसा होता है, आज्ञाकारी, ये सब तमाम सारी चीजें वो उठा के कह देते थे कि अच्छा पुरुष पे रख दो तो खराब पुरुष बन जाता हाँ था। और जो खराब पुरुष के, जो अच्छे पुरुष की चीजें होती थी औरतों पे रख दो तो वो खराब औरत बन खराब हो जाती थी। रहा हम्म तो दोनों इंसान हैं, लेकिन दोनों जेंडर रोल्स जब हम जाते हैं तो दोनों के जेंडर मतलब जैसे सीमोन ने लिखा है कि औरत पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। हम्म तो औरत या आदमी पैदा होते नहीं है, हम उन्हें बनाते हैं। बनाते हैं हाँ और वो जो बनाना होता है जिसे कंडीशनिंग कहते हैं, वही जेंडर रोल्स हैं, वही स्टीरियोटाइप्स हैं, करेक्ट और वो दुनिया में अलग अलग हैं। हम्म हिंदुस्तान में अलग किस्म की औरत बनाई जाएगी, और अफ्रीका में अलग किस्म की बनाई जाएगी, साउथ अमेरिका में अलग किस्म की बनाई जाएगी। हम्म बायोलॉजिकल सब एक होगी, उनके आंख नाक कान सब कुछ बराबर होगा, लेकिन जेंडर रोल्स बिल्कुल अलग अलग हैं। तो यानी कि इंसानों ने बनाए हैं, और इंसानों की बनाई चीज में तो गलतियां होती हैं, बिल्कुल तो गलतियां सुधारी जा सकती हैं, बदला जा सकता है। तो हम लोग ये कहते हैं कि बदलो। मतलब किसने कहा है कि औरतों के लंबे बाल होने चाहिए? मतलब कहाँ से आया कहाँ लिखा है, है सही ना? बात है। अच्छा, और तो और ये जो ब्यूटी मिथ्स हैं, ये है क्या? औरतें सुंदर होंगी ये किसने बताया? और ऐसे ही लोग औरतें सुंदर होंगी ये कैसे वो आया? सुंदरता की डेफिनेशन किसने दी? अब ये सब एक कल्चरल सोसाइटी होती तो वो इस पे बहस करती, सोचती किसने कहा है गोरा रंग सुंदर होता है? वो हमारे है भी नहीं, मतलब जो गोरे नहीं है वो ज्यादा स्वस्थ भी होते हैं, मतलब उनकी स्किन ज्यादा स्वस्थ है क्योंकि उसमें प्रोडक्शन हो रहा है उसका मेलानिन। लेकिन अगर गोरों ने पूरी दुनिया में हुकूमत नहीं करी होती तो शायद गोरा रंग सुंदरता का प्रतीक नहीं होता। करेक्ट। अगर जो इंपीरियलिज्म है किस तरीके से हमारी दुनिया को गवर्न करता है, उसने बताया कि ऐसी औरतें इस शेप की, ऐसी नाक की, ऐसे ही सुंदर होंगी, और हमारे दिमाग में बैठ गया यही सुंदर है। वही कंडीशनिंग। हमने अगर हमारी कंडीशनिंग बदल जाए तो इन सवालों के जवाब कौन खोजेगा? ये सवाल उठाए जाएंगे नाटकों में, बहसों में उठाए जाएंगे। क्या होता है, क्या होता है अश्लील होना, क्या होता है अश्लील होना, क्या होती है औरत, क्या होता है आदमी, क्या होती है सोसाइटी, क्या होते हैं नैतिकता, होती क्या है मोरालिटी, क्या चीज है, कैसे डिफाइन करेंगे? मॉडर्निटी क्या है, ये आप कैसे तय करेंगे? मॉडर्निटी का मतलब क्या है? ऑल्सो मोरालिटी की भी डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। मोरालिटी तो बिल्कुल, मतलब पर्सन टू पर्सन डिफर नहीं, उसमें कहाँ से उठाएंगे, कौन से मतलब बेस स्ट्रक्चर उसका क्या होगा, बहुत सारे सवाल हैं। एक ही चीज कुछ लोगों के लिए नैतिक हो सकती है, कुछ के लिए नहीं हो सकती नहीं है। होती, बिल्कुल। आप उसे सब जगह, जैसे अभी जैसे बहुत सारे कल्चर का खान पान है कल्चर का हिस्सा। अभी परसों मैं हिंदुस्तान अखबार के एडिटर नवीन जोशी के साथ बातचीत कर रहा था। नवीन जोशी के साथ बातचीत करने में मैंने उनसे कहा कि आप लखनऊ 62 में आए थे, पहाड़ के हैं वो लोग, पिथौरागढ़ और कुमायूं के। मैंने लखनऊ के खान पान तो आपको कैसा लगा? आप नॉनवेज खाया? मतलब जनरली मैंने लखनऊ में रहा, पूछ लिया। बोले नॉनवेज, नॉनवेज तो हम लोग पहाड़ के हैं। हाँ, सभी नॉनवेज खाते हैं, मतलब पहाड़ क्या, पंडित क्या, वो सब, मतलब नॉनवेज तो कॉमन फूड है। करेक्ट करेक्ट। बंगाल के अंदर आप किसी से ये नहीं कहते कि ये मछली है भाई, ये मत ये तो नॉनवेज हो गया, वो हाँ, खाना है वो उनके लिए तो रही है वो। तो अब आप कहोगे जैसा हम सोचेंगे वैसा सब कुछ हो जाए, ये आप, हम कहते हैं बड़े से बड़े जो नॉन वेजिटेरियन है वो पूरे नॉर्थ ईस्ट को ऐसे कहते हैं ये क्या खा लेते हैं। हाँ, मतलब हम कुछ खा रहे हैं वो उनका ठीक है, मुंह बन जाता है। हाँ, करेक्ट। ये कैसे खाते हैं? और तो और वो कहेंगे कि वो अरे सांप कैसे खा सकते हैं, मेढक कैसे खा सकते हैं। साइंस कहती है कि भाई आपके उसको नहीं मालूम कि मेढक है कि सांप है कि घोड़ा है कि आम है या केला खा रहे हो। वो जबान के अंदर गया नहीं कि वो कहता है प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, फैट कितना है, तुरंत उसको इस बात से मतलब ही नहीं है, ये आपके दिमाग का मतलब है। तो आपकी नैतिकताएं अलग अलग हैं, जहां पे कौन है। और पूरा नेपाल हिंदू है, वहां पे आप देखिए जाके नॉन वेज का। नॉर्थ इंडिया में दूसरे तरीके का है कि हम व्रत रहे, हम वेजिटेरियन रहेंगे। तो ये कल्चरल, एक ही रिलीजन के अंदर भी अलग अलग फर्क है, ये बहुत सारी चीजें। नवरात्रि को अगर ले लें तो अगर यहाँ खाया जाता है फलाहार, बट बंगालीज नॉनवेज खाते हैं, मतलब कहने को फिश खाते हैं। हम लोग जो हमारा वंश है वो कात्यायन उससे जुड़ा हुआ है। तो कात्यायनी देवी होती थी, तो उनकी तो वहां बलि ही दी जाती थी।
पूजा भी की जाती है उनकी वो नवरात्रि में। कात्यायनी का पूरा वो है देवी का। अब आप उससे कैसे, हम ये नहीं कहते क्या सही क्या गलत, सवाल ये है कि विविधता बहुत है, बहुत डाइवर्स है। तो दुनिया में जो ट्रेवलर होता है, इसीलिए कहते हैं कि घूमना फिरना बहुत जरूरी है। भारत के अंदर एक दिक्कत रही है, हमारे यहाँ समंदर पार को ही खराब माना गया था कि नहीं करना है, और हम जिस उसमें थे उसमें समंदर पार के अलावा जा नहीं सकते थे, सामने पहाड़ थे। अगर ये ना हुआ होता, यात्राएं की होती, तो बहुत दूसरे ढंग की चीजें होती। राहुल सांकृत्यायन का नाम सुना होगा, बिल्कुल बिल्कुल। अभी 9 अप्रैल को उनका जन्मदिन था। कहाँ कहाँ चले गए, उनसे पूछिए, उनकी किताबें पढ़िए, कहाँ तिब्बत, कहाँ वो श्रीलंका, कैसे कैसे, तब पता चलता है, आंखें खुलती हैं। तो ये सारी चीजें जो मैं बात कर रहा हूँ, चाहे कपड़े हो, चाहे खान पान हो, चाहे बिल्डिंग्स हो, चाहे गाने हो, चाहे बाकी सारी चीजें हैं, ये सब मिलके कल्चर बनाते हैं। भाषा हो, आपकी भाषा में जो शब्द होंगे, एक और छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। बिल्कुल। हाँ? मैं एक दिन, आजकल सोशल मीडिया के जैसे आप दुनिया भर को देख सकते हो, तो ऐसे स्क्रॉल करते हुए पाकिस्तान का नया दौर का, कोई नया दौर था, कुछ और था, कोई भी क्लिप आ गई मेरे सामने, वहां पे जो संसद के अंदर बहस चल रही थी, वहां पे एक मोहतरमा सांसद होंगी, वो शायद इमरान खान की सरकार रही होगी, तो उसको क्रिटिसाइज कर रही थी कि बातें बड़ी बड़ी करी थी, कुछ किया नहीं, ये वो कहा था पहले, हमने तो सोचा था ये होगा ये होगा ये होगा। सांसद थी, संसद के अंदर का था, और बोलते बोलते एकदम से बोली कि ये सब था, और यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। आप ये समझ लीजिए कि आजादी के 75 साल हो चुके हैं, मतलब उनका पाकिस्तान बने भी इतना ही हो चुका है, बिल्कुल नई जनरेशन है, ना पाकिस्तान में गंगा है, ना कोई मतलब है, और इतने साल बाद वो नई जनरेशन की महिला होंगी जो सांसद थी, लेकिन उनकी भाषा में जो मुहावरा है, और उन्होंने इतने सहज भाव से बोला, और सब समझ भी रहे हैं क्योंकि कॉमन चीज है। भाषा इसलिए कहते हैं कल्चर का हिस्सा होती है। उल्टी गंगा बोलने का मतलब वो समझ रहे थे कि क्या है, और कोई नहीं कह रहा कि भाई तुम्हारी गंगा कहाँ है, ये होता है। तो ये सारे जो हमारा जो पूरा सब मिल के कल्चर बनता है, इसके अंदर बहुत, ये बहती हुई नदी जैसा है, इसको रोका नहीं जा सकता। इसके अंदर छोटी छोटी नदियां आती रहेंगी और ये बड़ी होती जाएगी। इसको रोकना, इसके पानी को सड़ा देना है, इसमें नए शब्द आएंगे। अब हिंदी कब की है? हिंदी, आप सोचो, हिंदी पे गर्व करो, अभी की तो है, इसके पहले की भाषा दूसरी थी, उसके पहले की दूसरी थी, दूसरी भाषाएं खत्म हो गई, कहाँ गई ब्रज, कहाँ गई मगही, कहाँ गई अवधी। यही आप गालिब हैं, गालिब के समय में फारसी ज्यादा बड़ी जबान थी, फारसी में लिख रहे थे तो लोग कामयाब नहीं हो पा रहे थे, हंसी उड़ाते थे। उर्दू थोड़ी सस्ती जबान मानी जा रही थी, आज वो उर्दू के सबसे बड़े शायर हो गए। जब उर्दू में लिखा उन्होंने तब कामयाब हुए, और जब दूसरी जबानों में धर्म ग्रंथ लिखे गए तो कितनी आलोचनाएं हुई, जबकि फैले वहीं से। आपकी रामचरितमानस, लोग रामायण तो पढ़े ही नहीं है। हाँ, सबने रामचरितमानस पढ़ी है। हाँ। रामचरितमानस में कम से कम शायद 85 बार गरीब नवाज शब्द आया, एडजेक्टिव आया राम के लिए, क्योंकि तुलसीदास खुद बहुत गरीबी से निकले थे, तो गरीब नवाज कहते हैं। और ये गरीब नवाज अजमेर के लिए भी कहा जाता है, तो गरीबों के उसके लिए। अब आप अगर उर्दू को खारिज कर दो, मान लो भाषा के आधार पे, तो गरीब, आप रामचरितमानस से वो डिलीट करोगे क्या एक पोइट्री को? या और भी कई शब्दावली आते हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जब वो अवधी में लिख रहे थे तो पंडितों ने उनको मारा था, विरोध किया था, क्योंकि उनका कहना था कि ये धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक चीजें देव भाषा में होनी चाहिए, संस्कृत में होनी चाहिए। अवधी तो गंवारों की जबान है। लेकिन अगर तुलसीदास ने रामचरितमानस ना लिखी होती तो हिंदुस्तान के घर घर में जो पढ़ते हैं वो मुमकिन नहीं था। उसे पहुंचाने के लिए जबान अवधी चाहिए थी। इस पूरे डिस्कोर्स को समझना, कल्चर को समझना है, ये बहुत मामूली, बहुत शेड्स हैं। अच्छा, एक इसका एंगल ये भी हो सकता है, जो मैंने पढ़ाई के समय होता है कि अब डिस्कशंस करते हैं तो एक एंगल ये आता है कि कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट जो होता है उसको जब ट्रांसलेट किया जाता है तो जो उस समय के रिलीजियस
प्रोपोगेटर्स जो होते हैं, जो फैला रहे होते हैं उन टीचिंग्स को, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनको होती है। रीजन शायद ये भी है कि अगर वो आम भाषा में आ गई तो लोग शायद असली मतलब समझ जाएंगे, और उनके जो कुछ मे बी हिडन एजेंडाज अगर कुछ हो जो वो अभी तक फैला रहे हैं, शायद वो रुक जाएंगे। मुझे लगता है कि असली मकसद तो नहीं होगा। ये जो होता है कि जैसे आपके पास कोई फार्मूला है या आपके पास कोई स्किल है स्पेशल कि आप गाड़ी को बना सकते हैं, या आपको है कि हम कैमरा ऑपरेट कर सकते हैं, सिंपल। अगर ये इतना कॉमन हो जाए कि सभी लोग कैमरा ऑपरेट करने लगे तो इनकी नॉवेल्टी कहाँ से रहेगी? ये कि इनकी पूछ खत्म हो गई ना। तो ये जो कॉमन चीज, ये चीज बचाते हैं लोग। गेट कीपिंग कह सकते हैं इसको। हाँ, अदरवाइज तो कहा जाता है ज्ञान बांटने से बढ़ता है, पर क्यों नहीं फिर कर्ण को जो है दे दिया गया था ज्ञान, बिल्कुल, है ना। क्यों राज परिवारों के लिए सुरक्षित रखना चाहते थे, क्यों गुरुकुल राज परिवारों के लिए था सिर्फ, एकलव्य से क्यों शिक्षा जो है उनके लिए रिजर्व होती है, क्यों आज भी जैसे जैसे हो सकता है तो आपके जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो तमाम सीट्स रिजर्व कर लेते हैं चीजों के लिए। तो आप एक बहुत बड़े समुदाय को ज्ञान से, संसाधनों से दूर रखना चाहते हैं। तो ये वजह रही होती है। बाकी टेक्स्ट की बात अलग है, पर राम की कहानी रिलीजियस टेक्स्ट की तरह नहीं थी। मतलब वो इतनी कॉमन है, और 300 तरीके की तो रामायण है। तो तुलसीदास ने लिखा वो वाल्मीकि में नहीं लिखा गया, दोनों अलग अलग है। तो इसको अब आपको तय करना पड़ेगा क्या सही क्या गलत। कई नैरेटिव्स ऐसे हैं जो रामायण में हैं लेकिन रामचरितमानस में नहीं है, एंड वाइस वर्सा। तो इस जैसे जहां तक मुझे याद आ रहा है कि शंभुक वध का हिस्सा नहीं है। तो मुझे लगता है कि इंडियन फिलॉसफी में खास तौर पे एक चीज इस्तेमाल होती है कि हर चीज की खूबसूरत चीजों को ले लेना चाहिए। और वेद जैसे आप कहते हैं, तो वेदों के अंदर एक लाइन आती है, आनो भद्रा कृत्वो यंत्र युष्वते, लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम एवरीवेयर। खिड़कियां खुली रखो, तो जहां से भी खूबसूरत विचार हैं उसको आने दो, बिल्कुल, और अपने आप को बेहतर बनाओ। यही कल्चर है। करेक्ट। आपको हर खूबसूरती को लेना चाहिए और फिर उसे रोको ना, उस खुशबू को बांधो ना, उसे फैला दो जमाने में। तो आप एक्टिविज्म में भी बहुत एक्टिव पार्ट लेते हैं एंड साथ में आप एक कल्चरल जो चीज है उसको भी आप बढ़ावा दे रहे हैं। तो सीइंग कि करंट सिनेरियो कैसा जा रहा है एंड क्या चीजें चल रही हैं, आई एम श्योर कहीं प्रॉब्लम्स भी आई होंगी। तो देखो, मैं स्टूडेंट मूवमेंट से निकला और लखनऊ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लीडर था। उसके पहले भी मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में और क्षेत्रीय पॉलिटिक्स में, हम लोग एक एनर्जी होती है और प्लेटफॉर्म कम पड़ते हैं। तो छोटेपन से कि जैसे हमें झंडारोहण करवाना है मोहल्ले में, सबसे पैसे इकट्ठा करना है, झंडारोहण कराना है, फिर क्या होता पता नहीं, फिर कुछ और कराना है, फिर होली जलवानी है, फिर दशहरा करवाना है, ये सब, फिर झांकियां होती हैं उनको ऑर्गेनाइज करना है। छोटे ही थे तो फिर उसे बोलना है, कमेंट्री करनी है, तो भाषण देना आता है। फिर गलत सही दोनों किस्म के आंदोलनों में हिस्सा लेते थे। मुझे पता नहीं क्या सही है क्या गलत, लेकिन कई गलत आंदोलनों में भी हिस्सा लिया बढ़ते हुए। तो वो ट्रेनिंग रही है, और भटके भी बहुत ज्यादा। फिर कुछ बड़ी घटनाएं हुई जिनकी वजह से फिर मैं आगे साइंस स्ट्रीम में था। फिर मैं यूनिवर्सिटी पढ़ने आ गया। यूनिवर्सिटी पढ़ने में हम लोग थोड़ा कि अपना रिजर्व रहेंगे, ज़्यादा मतलब नहीं रखेंगे, लेकिन वो चल नहीं पाया। फिर एक जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती है, तो ये सब मेरे, अब उसमें मैं जिस धारा से जुड़ा वो बिल्कुल अलग थी। उसने मुझे डी क्लास होना सिखाया। उसने उस जमाने में भी, जब लोगों के पास नहीं था, तभी मेरे पास बाइक रहती थी, और वो मतलब जैसे होते हैं लड़के अपना घूमना फिरना ये सब। फिर हम लोगों को पोस्टर लिखना, लगाना, वॉल राइटिंग करना, स्लोगन करना, स्ट्राइक कराना, और भगत सिंह कौन थे, ये कौन थे, और बाकी दुनिया, और जेंडर इक्वलिटी। आज जगह जगह 8 मार्च मनाया जाता है। सरकार के विज्ञापन आते हैं, कॉर्पोरेट के विज्ञापन आते हैं। जब लोग जानते नहीं थे 8 मार्च, तब यूनिवर्सिटी में हम लोग 8 मार्च मनाते थे। एग्जीबिशंस, पोस्टर लिखते थे, बनाते थे। हाँ, और ये सारी चीजें तब से कर रहे थे। फिर धीरे धीरे वो जो ट्रेनिंग थी उसने जिंदगी को बहुत नए दुनिया दिखाई। तो
वो जो छात्र आंदोलन था, फिर अरेस्टिंग होती थी, जेल जाते थे, निकलते थे, फिर इलेक्शन लड़ते थे, ये सब था। तो वो एक्टिविज्म का वो हिस्सा था, वो बचा रह गया। मजा भी आता है उसमें। थोड़ी मुसीबतें आएंगी तो क्या है, मतलब। लेकिन ये है कि थोड़ा सा बदलाव आया। उस समय के हमारे दोस्त हर पार्टी के अंदर हैं, मिनिस्टर्स हैं, ये हैं। लेकिन एक हम लोग के, मतलब ठीक है, विचारों के झगड़े थे, एक डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप बनी रहती थी। क्या वो इधर वो आज भी कम है। कम है? वो आपस में सब लोग बात करते हैं, कम है थोड़ा। वजह क्या है पता नहीं, लेकिन कम हुई है। तो उसको थोड़ा सा संभालने की जरूरत है इस सोसाइटी में। ठीक है। इनफैक्ट एक टाइम पे लगता होगा कि शायद ये आगे जाके चीजें इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं होंगी, तो एकदम खत्म हो जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं शायद उसका थोड़ा उल्टा हो रहा है। हाँ, जैसे अब जैसे वायलेंस बहुत बढ़ा है, जैसे इधर मैं देख रहा हूँ लड़कियों के लिए, औरतों के लिए बहुत वायलेंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये एक सोसाइटी में अनरेस्ट है, बेरोजगार है ना लोग, काम नहीं है, स्ट्रेस है, मोबाइल का है, कॉर्पोरेट का स्ट्रेस, बहुत कुछ है। तो वो कुछ बिखर रहा है दुनिया में। जिस तरह का वॉर चल रहा है, जिस तरह का वेपन इंडस्ट्री काम कर रही है, वो कितने सुसाइड हो रहे हैं, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। इसको रोकने की जरूरत है। और इसके पीछे आपने एक बड़ा फ्रेज सुना होगा कि पर्सनल इज पॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल इज इकोनॉमी। तो पूरी दुनिया इकोनॉमी से चलती है, और पूरी दुनिया की इकोनॉमी थोड़ी डामाडोल है। उसके पीछे दुनिया के कुछ देशों का लालच है, उसको रोकना जरूरत है। और दुनिया इत्तेफाक से एक मतलब बायपोलर बचा नहीं है। तो ताकतवर लोग तय कर रहे हैं कि दुनिया में कहाँ बॉम्ब गिराए जाएंगे और कहाँ पे। इसकी मुश्किलें हैं। पर जीना है तो ऐसे ही, इन्हीं के बीच में जितना स्पेस मिलता है, आप करते रहिए थोड़ी मोहब्बत की बातें, थोड़ी ये सब याद करते रहिए। प्रेमचंद को याद करते रहिए, निराला को याद करिए, और दुष्यंत कुमार को याद करिए। दोस्तियों से बड़ा कुछ नहीं है, मुझे लगता है। तो ये होना चाहिए, यही सीखा था, इसी को आप कह सकते हैं। और कल्चरल एक्टिविज्म यही होता है। अच्छा, आपने जैसे अभी बहुत सारे नाम दिए, तो आपने कबीर को चुना, तो ये जिनके नाम आपने लिए अभी, प्रेमचंद हो गए, इनको क्यों नहीं चुना? कबीर ही क्यों? आपने कबीर बताया कि हाँ आपने कबीर को चुना, बट कबीर ही क्यों, बाकी कोई और क्यों नहीं? ये मैं जहाँ पढ़ रहा था, मेरे एक प्रोफेसर थे, वो उस समय आतंकवादी थे पंजाब वगैरह में, तो वो हिट लिस्ट में थे उनकी। तो उनकी वजह से उनको यहाँ आ गए थे विजिटिंग प्रोफेसर बन के। वो थे एस्थेटिक्स के प्रोफेसर। उनकी जबान कोई समझ नहीं पाता था जो लिखते थे, लोग बड़े आज तक परेशान हैं, अभी गुजर गए। प्रोफेसर रमेश कुंतल मेघ। तो मेरे पास भी एस्थेटिक्स था, उसे हमारे यहाँ परिचय में पोइटिक्स कहते थे, लेकिन वो था। उसी दौरान मैं जेल में था, तो वो एक किताब दी गई तो पढ़ा। मेरा एग्ज़ाम आया तो मैं अकेला स्टूडेंट था, तो उन्होंने कहा कि देखो, और ये मेरे साथ फिलॉसफी में भी हुआ था। तब प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा थी, और मेरा कांट का पेपर था, इमैनुअल कांट हम लोग क्या था। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे अकेले के लिए मैं पेपर बनाऊं, और तुम पढ़ाई कर ही नहीं, तुमने क्लास, तुम तो जेल में थे, तुम ये कर रहे थे। और अगर तुम पास हो गए तो लोग कहेंगे मैंने तुम्हें बता दिया। अगर तुम मुझे जानने की कोशिश करोगे तो मैं बताऊंगा नहीं, तो शर्मिंदा होंगे। और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि तुम ना हो, तो तुम पेपर बदल दो। तो मतलब मुझे भी मेहनत से बचा लो। और तो हमने कहा अब 2 दिन बचे, क्या पेपर बदलें। खैर उस समय हम लोगों का इतना था कि चूज कर सकते थे। तो जो पेपर लिया था, वो मैंने, जो उसमें पोइट्री का जो हिस्सा था उसमें कबीर था। जब हम पढ़ रहे थे तो थोड़ा ज्यादा उस समय पढ़ा, तो उसमें ये हिस्सा आता है कि कबीर को बड़ा पोएट नहीं माना गया। जो हमारे यहाँ जो क्रिटिक थे, उन्होंने बाकी तमाम पोएट्स को ज्यादा बड़ा माना था, जो लैंग्वेज की ब्यूटी पे ज्यादा ध्यान देते थे और बाकी तरीके का था। और उसकी अपनी खूबियां हैं। जैसे हालांकि ये तुलना गलत है, लेकिन जैसे मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए भूषण है जो शिवाजी पे लिखा है, तो अब आप देखिए कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है भूषण भनत नाद विहत। अरे बहुत कमाल की। लेकिन या और भी बहुत सारे लोग थे। कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जब बीएचयू में थे, तो उन्होंने पहली बार थोड़ा सा किया, तो एक तरीके का दबाया हुआ था।
क्योंकि उसके सोशल इकोनॉमिक बहुत सारे फैक्टर थे। पर आप जब तब उनकी जबान के बारे में कहा जाता था कि ये बहुत खूबसूरत जबान नहीं है, ये सदुक कड़ी जबान है, ये खिचड़ी जबान है, ये डायरेक्ट अटैक करती है सब। पर ऐसा है नहीं, मतलब इतनी शानदार तरीके से, इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से, तो जो पोएटिक ब्यूटी थी उसने भी बांधा था। और मुझे लगा कि जिस तरह का माहौल था हर तरफ, उसमें लगा कि कबीर के बैलेंस के साथ ही आप बात कर सकते हैं, मतलब वो ठप्पा नहीं लगेगा। जितने हम बाद के पीरियड में आते हैं तो वो उनसे ज्यादा मॉडर्न, उनकी पोएटिक ब्यूटी नहीं होती है, फिर वो इतने करीब के हो जाते हैं कि उनके क्रिटिसिज्म बहुत आसान दूसरे तरीके के हो जाते हैं। उसके पहले के लोग भाषा से दूर हो रहे थे, मतलब कबीर की भाषा और हमारी भाषा भी लगभग एक जमीन पे थी। तो इन कुछ वजहों से हमें लगा कि कबीर के, और उस दौरान कुछ पोस्टर्स भी मैंने पढ़े थे, हालांकि वो सिर्फ कबीर के नहीं थे, जिससे बुल्ले शाह का था, लेकिन उनका जोन पंजाब ज्यादा रहा है। कबीर वो पोएट है जो इतना गरीब, स्ट्रगल और बाकी चीजों में रहा, लेकिन उसको जो बंद हैं कबीर के, उनको गुरु ग्रंथ साहब तक में रखा गया है। आप मतलब ये नहीं है कि, तो उन लोगों ने पहचाना था, मतलब जो रिलीजियस ग्रंथ बना, जिसका इतनी इज्जत है कि जरा सा कुछ हो जाता है तो हंगामा हो जाता है, उसमें वो कबीर है। उसका वो गगन दमामा बाज्यो, जो बाद में पीयूष ने नाटक भी किया, तो मुझे लगा, तो इन सब चीजों से प्रभाव था। ये कोई रैशनल, सॉरी, ये कोई सोचा समझा फैसला नहीं था। उस समय वो मोहब्बत पैदा हो रही थी कि एक सोशल रिफॉर्मर, एक रिवोल्यूशनरी पोएट इतनी दमदार तरीके से अपनी बात कह सकता है, हमें वही फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। वो कनेक्ट हो गया, वो चिपका रहा। जब हमें फेस्टिवल करना था, तब कबीर फेस्टिवल आने की इस बीच की बहुत सी जर्नी में, तब मेरे नाम के साथ कबीर जुड़ा था, और मैं पोइट्री वगैरह करता था, लेकिन उसमें शबनम का जो पूरा काम है, शबनम वीरमानी का वो पोइट्री, ये सब, तो हमें लगा ये दोबारा अब इसे करने की जरूरत है। इसलिए मतलब कबीर को चुनना सिर्फ ऐसा नहीं कि चुन लिया था, कई वजह हैं जो शायद नहीं, आपने बताया एंड एक्चुअली समझ में आ रहा है कि काफी गहरी सोच थी उसके पीछे। अच्छा, तो अगर आपने भी थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, यू टू हैव रिटन सर्टेन वर्सेस, तो अगर आप हमें कुछ सुना सके एंड कुछ उनके पीछे का मतलब अगर हमें समझा सके। नहीं, मुझे याद तो बहुत नहीं रहता है, और मैं उर्दू हिंदी दोनों में, मतलब दोनों एक ही जबान है, हिंदवी, तो मैं लिखता था। पर उसकी अलग उस समय जब हम लोग बहुत छोटे थे, मैं 11-12 साल की उम्र से लिखता था, लेकिन मैं बहुत छपाने या उस इमेज को नहीं ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि शहर के सारे, मतलब देश के सारे अच्छे जो संपादक हैं, दोस्त हैं, तो मुझे जरूरत नहीं लगी कभी। तो उसमें तब तो हम लोग एक आदर्श लड़के जो होते हैं, जिनको समाज के लिए करना है, जिनको प्रेम मिल भी रहा, लेकिन प्रेमिका से कह रहे हैं कि नहीं, थोड़ा दूर रहो, हमें देश के लिए कुर्बान होना टाइप का जो आर्य समाजी कॉन्सेप्ट था, ऐसे लिखते थे। और फिर धीरे धीरे समझ में आया, फिर बहुत चीजें लिखी, तो हर ऑडियंस के लिए अलग होता है। कुछ लोग प्योर पोएट्री पसंद करते हैं, कुछ लोग, वो तो इतना याद नहीं है, मैं कुछ सुना सकता हूँ, लेकिन जैसे नज्म का, आपकी पूरी बातचीत में, मतलब देखिए, पूरा कल्चर जो है, कल्चर बिना रोमांस के पॉसिबल नहीं। जो ऑडियंस होगी वो कह रही होगी कि लेकिन जो है, तो जो पोएट्री होती है, पोएट्री के अंदर जब आप मतलब पोएट्री के अंदर रोमांटिक ख्यालात बहुत आते हैं, लेकिन उसके अंदर ये जरूर आता है कि हमें अगर रोमांस करना, मान लीजिए आप लड़की हैं तो किसी लड़के को चाह रही हैं, या लड़का है किसी लड़की को चाह रहे हैं, या कोई और जेंडर है किसी और जेंडर को भी अगर पसंद कर रहा है, तो एक महादेवी वर्मा के समय कहा जाता था कि उन्होंने जो पोएट्री लिखी है किसी अननोन के लिए, कोई दूर है, तो बोले कि उस जमाने में औरतें अपने इश्क को कह नहीं सकती थी, तो उनको एक बहाना बनाना पड़ा। ये हालांकि उसके पहले कश्मीर में लाल दर्द और बहुत सारे लोगों ने कहा हुआ है। तो हम जैसे प्रेम की कोई बात लिख रहे हैं, तो हमारा, मान लीजिए हमने जब प्रेम किया और हम चाहते हैं कि हम साथ रहें जिंदगी भर, लेकिन अगर वो हमारी जाति की नहीं है तो क्या होगा, या हमारे मजहब की नहीं है तो क्या होगा, या हमारे क्लास की नहीं है तो क्या होगा, तो आपका प्रेम तो खत्म हो जाएगा।
तो आपकी प्रेम की दुनिया भी, जो पूरे रोमांस की दुनिया है, वो तभी मुमकिन है जब दुनिया बराबरी की हो, जब दुनिया में इस तरह के भेदभाव ना हो, तभी आप इश्क कर सकते हैं। आपकी मोहब्बतें भी तभी होंगी, वरना तो आप कहोगे सुनो अच्छा तुम क्या अग्रवाल हो तब प्रेम कर सकते हो। ऐसे ऐसे थोड़ी होता है ना। फिर प्रेम तो फिर आपको मैरिज इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ेगा कि क्या शादी मतलब प्रेम होने का मतलब जिंदगी भर के लिए बन जाना होता है क्या? शादी तो अलग चीज है, प्रेम एक अलग चीज है। क्या प्रेम एक ही बार होता है? बार बार नहीं हो सकता, दोबारा नहीं हो सकता, बहुत सारे। तो ये सारी चीजों के लिए आपका जो पूरा कोई भी आर्ट फॉर्म होता है, मैं पोइट्री से जुड़ा हूं तो पोइट्री में कह रहा हूँ, तब जब आप खुलते हो, तब आपको प्रेम भी करना है तो आपको दुनिया समझनी पड़ेगी, और दुनिया के अंदर कल्चर का क्या रोल है, कैसा होना चाहिए। तो उस समय तो हम लोग ऐसा लिखते थे कि जैसे मेरा भी मन करता है हम तुम भीगे सावन बरसे, मेरा भी मन करता है हम तुम भीगे सावन बरसे, पर पहले पानी उन्हें पिलाना है जो सदियों से जल को तरसे। क्या बात है। तो हमेशा पहले बाद में, या अब क्या कविता, अब क्या कविता क्या फ्लर्ट क्या इश्क मेरी जान, अब क्या कविता क्या फ्लर्ट क्या इश्क मेरी जान, मैं जिस मुल्क में रहता हूँ वो बीमार बहुत है। तो ये थोड़ा सा घुसा हुआ है कि नहीं, पर इसके बावजूद जो है दुनिया में कहीं पे भी हो, आपको जो भी मनचाहा करना है, अगर आपको सचमुच का शांति चाहिए तो आपको इस दुनिया को भी शांति देनी पड़ेगी। यही सब रहा। तो फेस्टिवल्स होते हैं, अड्डेबाजियां होती हैं, बैठकें होती हैं, चाय पे बैठते हैं हम लोग, थोड़ा इसीलिए लखनऊ को बहुत प्यार करते हैं। ये अपना शहर है, यहाँ पे कुछ नहीं है। लखनऊ अपनेपन के लिए जाना भी जाता है। हाँ, लखनऊ मतलब दिल्ली जैसे है ना, कैरियर बनाने के लिए जाओ जिसको बड़ा बनना हो। अगर आपको शाम को चाय, अच्छा वहां बैठेंगे, अच्छा वहां बैठेंगे, अड्डेबाजियां हो रही हैं सब बाहर, तो वो जो टपरी पे जाके चाय पीते हैं। हाँ, यहाँ तो, और हम लोग ने तो थोड़ा ज्यादा हासिल कर लिया। अभी कुछ दिन पहले एक ऐसी एक्सीडेंट हुआ, ज्यादा बड़ा था, तो इतनी भीड़ आई और बहुत जल्दी थी। कई लोगों का अरे अरे आप जाइए, आप छोड़िए, आप जाइए, ये सब गाड़ी गाड़ी पहुंच जाएगी। तो हमें पता भी नहीं था कौन है क्या है, ना जानते हैं। सवेरे देखा तो गाड़ी वाड़ी सब आ चुकी थी घर पर। तो इतना अगर आपका शहर आपको जानता हो, मानता हो, तो इसलिए कोशिश होती है कि लखनऊ जितना खूबसूरत बना है, लखनऊ में जितने ज्यादा लोग आते रहे। कोई भी जब लखनऊ से जाने की बात करता है तो बड़ा अफसोस होता है, कहते हैं यहीं रहो, यहीं सुकून से। तो आखिरी सवाल कि अगर आपको अपने तरफ से एक एडवाइस देनी हो हमारे यूथ को कि कैसे अपने लाइफ में शांति को, अमन को, पीस को इंस्टिल करे रादर देन जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, तो उस तरह की अगर आपको कोई एडवाइस देनी हो तो आप क्या बोलना चाहेंगे? पहली चीज तो हमें शब्द पे थोड़ा क्लियर कर देते हैं। अच्छा। ये हम लोग को दुनिया में हर किस्म के लोग बोलते रहते हैं कि बहुत मटेरियलिस्टिक हो गया है, मटेरियलिज्म बहुत बढ़ गया है, सब होता है, बोलते हैं जैसे कोई बड़ी खराब चीज है। पर जब हम फिलोसफी में जाते हैं, मैंने कहा ना था शुरुआत में बातचीत में कि दुनिया में केवल 2 दर्शन है, बाकी सब उसके भीतर ही आते हैं। तो जो मटेरियलिज्म है एक फिलोसफी की लाइन है, उसका कहना है तो ये खराब चीज नहीं है, इसे जिसे आपने कहा है उसे कंज्यूमरिज्म कहते हैं। कंज्यूमरिज्म, ओके। मटेरियलिज्म में ये होता है कि एक धारा दुनिया की है, जो फिलोसफर्स की है, उनका ये मानना है कि मैटर या पदार्थ सत्य है। दुनिया में पहले मैटर आया, मैटर के बाद आइडिया आता है, तो मैटर ज्यादा है, आइडिया मैटर के बाद की चीज है, असली चीज मैटर है। दुनिया में एक हिस्सा है जो कहता है कि आइडिया ज्यादा बड़ा है, आइडिया पहले रहता है, मैटर उसके बाद की चीज है। तो जो आइडिया को इम्पोर्टेंट देते हैं वो हो जाते हैं भाववादी, उन्हें कहते हैं, या बहुत सारी चीजें हैं। और ये जो मटेरियलिज्म फॉलो करते हैं, तो बेसिकली हम लोग मटेरियलिज्म को ज्यादा वो करते हैं। हम जानते हैं कि मैटर दुनिया में, जब हम देखते हैं शेर, उसके बाद शेर से हमें डर लगता है, या बाकी चीजें, या इस तरह का, मतलब ये बहस बहुत दूर तक जाएगी, ये स्वर्ग नर्क इन सब पे आएगी। आपकी जो इतनी भी कल्पनाएं हैं कि नर्क में कढ़ाई है कि उबाला जाएगा, वो सब मैटर से तय होती है, क्योंकि आपने वो मैटर देखा है। हुआ है। अदरवाइज आप
आपके इमेजिन ही नहीं कर सकते कि जितनी भी आपकी कल्पना है वो पहले मैटर कहीं है। तो ये मेटलिज्म और यही आगे चल के बहुत सारी चीजों को तय करता दुनिया में कैसे होंगे। आज की दुनिया में जो हो रहा है, देखिए मेटेरियलिज्म वो बेसिकली ज्यादातर लोग तो आइडियलिज्म की ओर जा रहे हैं, मतलब आइडिया को, एक अलग दुनिया है, एक पवित्र दुनिया कहीं और है और इस दुनिया को बर्बाद कर दो, है ना। तो ये हो रहा है, लेकिन ये जो कर रहे हैं कि रात दिन आपको पैसे कमाने हैं, आपके लिए सबसे बड़ा, आप जैसे ईमानदारी वैल्यू नहीं बची है, सच बोलना कोई वैल्यू, सफलता का पैमाना, एक फिल्म आई थी यस बॉस, हाँ कहते जाओ बस, आपके अंदर कोई जो कहे गलत सही हाँ, इसी में तरक्की है ना, जैसा देश वैसा भेष, जिसके सामने हो वैसा बोल दो। ये जो आपकी बैकबोन खत्म कर दी गई है, क्योंकि कामयाब होना है, और कामयाब का मतलब पैसे आने, कैसे भी आए, रिश्तेदारों से झूठ बोलो, पेरेंट्स से झूठ बोलो, दोस्तों को धोखा दो, कामयाब हो जाओगे तो सब अच्छा है। ये जो आ रहा है लगातार, ये खतरनाक है, ये एक रेस है, और हमें लग रहा सब पहुंच, जैसे जिस तरह पूरे शहर में अगर एक साथ एसी बंद हो जाए, कोविड में अभी एसी बंद हो गए थे, टेम्परेचर डाउन हो गया था, लेकिन वो कहते हैं एक ने लगा लिया तो सबके यहाँ लगेंगे, क्योंकि उसकी गर्मी हम क्यों झेलें, सारी कारों में लगेंगे और पूरे साथ बर्बाद होगा। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है कि हम लगातार, हमें कामयाब होना है, कामयाब का मतलब पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने के लिए हम कुछ भी करेंगे, कैसे भी करेंगे, और उसके लिए जितना हम जद्दोजहद करते हैं वो हमें आखिरकार डिप्रेस्ड करेगा, सुसाइड की ओर ले जाएगा, वायलेंट बनाया जाएगा, और आपको कुछ नहीं हासिल होगा। ये लालच की दुनिया, इस पे कबीर बैंड गाने हम कभी दे देंगे, बहुत लिखा गया है। तो मुझे लगता है कि आपको, और ये बहुत नई चीज नहीं कह रहा हूँ, सबने कहा है कि जरूरत भर का मकान हो, जरूरत भर की जगह हो रहने की, और अब तो ज्यादा नहीं, आप शिफ्ट हो जाते हैं, जितना सोना, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा मत करो। बुद्धिज्म में साफ साफ कहा गया, एक शब्द है अपरिग्रह, जोड़िए मत। लेकिन उसका डर इसलिए आ रहा है कि हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटीज नहीं है, बच्चे पढ़ेंगे तो उसकी फीस कहाँ से आएगी, क्योंकि एक जैसी एजुकेशन नहीं देते हैं। बीमार होंगे तो अस्पताल कहाँ होंगे, वो नहीं है हमारे पास, इलाज कैसे होगा। अगर हमारे पास, और वो जिम्मेदारी है कि सबके लिए इलाज मालूम है कि उनको इलाज मिलेगा, उनको मालूम है कि उनके बच्चे पढ़ेंगे, तो उसके बाद मुझे लगता है कि करप्शन भी कम होगा, ये लूट भी कम होगी, ये तनाव भी कम होगा, और बेहतर लाइफ जी पाएंगे। आज किसी के बच्चे उसके साथ नहीं रहते, शिफ्ट हो जाते हैं, तो क्योंकि और टाइम भी नहीं आने का। तो ऐसी जिंदगी कुछ नहीं दे रही है हमें, पर ये एक अकेला नहीं बदल सकता, सिस्टम ये कर रहा है, इसलिए सिस्टम को बिना समझे ही नहीं हो सकता। एक एक की कोशिशों से नहीं, कुछ लोग हो जाते हैं, पहाड़ पे चले गए, अपने आप को थोड़ा सा वहीं पे कर रहे हैं, और ये बढ़ा भी है। पर 30 साल पहले, 25 साल पहले तो ये जो, जिसे हम कहते हैं कैपिटलिज्म, उसके खराब रिजल्ट उतने नहीं दिख रहे थे उस समय, सब बड़ा मजेदार लग रहा था, अब उसके रिजल्ट्स दिख रहे हैं। तो आने वाली जनरेशन बहुत तेजी से नेचर की तरफ जाएगी, वो अपने समय अपने लिए हासिल करेगी, और मुझे लगता है कि वो इस भेड़ चाल से थोड़ा दूर रहेगी, जो भी समझदार है। लेकिन दिक्कत ये है कि सबके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ लोगों को तो रोजी रोटी के लिए लड़ना पड़ रहा है, हाँ। कुछ लोगों के पास शिक्षा नहीं है, बच्चे हैं, तो हमारे देश में भी कई दिक्कतें हैं। एक तरफ बहुत अय्याशी है, एक तरफ बिल्कुल, और एक तरफ पीने का पानी नहीं है। ये गैर बराबरी सबसे खतरनाक है। इसको अगर हम लोग दूर कर पाए तो हम बहुत खूबसूरत देश बना सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। धीरे धीरे छोटी छोटी कोशिशों से शायद ये हम अचीव कर पाए। छोटी छोटी कोशिशों से होता है बदलाव, थोड़ा थोड़ा मरहम एक दिन भर जाता है घाव। क्या बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें टाइम देने के लिए, एंड बहुत मजा आई आपसे बात करके, काफी कुछ जानने को मिला, काफी कुछ सीखने को मिला, एंड आई होप आपको भी काफी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड इट्स इम्पोर्टेंट कि आपकी लाइफ में, ठीक है, आप अगर पैसे कमा रहे हैं, अगर आप एक एक दौड़ में लगे हैं कि हम इससे आगे निकल जाएं, लेकिन अपने लिए थोड़ा ब्रेक लेना भी जरूरी है। थोड़ा टाइम अपने खुद को दें, थोड़ा टाइम अपने साथ वालों को दें, थोड़ा पीस पे बात करें, थोड़ा थोड़ा अपने लाइफ में बदलाव लाएं कि आपके बदलाव लाने की वजह से शायद आपके आसपास भी लोगों की लाइफ में बदलाव आ सके।
तो ये थोड़े थोड़े चेंजेस करें अपने लाइफ में, थोड़ा लव को इंस्टिल करें, पीस को इंस्टिल करें, एंड कोशिश करें कि जो ये समाज में जो जात है और ये जात प्रथा हो गई, डिस्क्रिमिनेशंस हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनसे थोड़ा दूर हटके थोड़े खुले विचार रखें, थोड़ा खुल के सोचें। तो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में ये। एंड बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में।